हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स। पहले हम इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देख लेते हैं। आज की इंपॉर्टेंस क्या है? आज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसको मदर अर्थ डे भी कहते हैं और सिर्फ अर्थ डे भी कहते हैं। थीम क्या है इस बार की? इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। इन्वेस्ट इन आवर प्लानट थीम है इस बार की। अब अर्थ डे को सेलिब्रेट हम इसलिए करते हैं ताकि अर्थ से रिलेटेड या इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ स्टेप्स उठा सकें, उसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें। तो इसके लिए हम अर्थ डे ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया था हमने 1970 में और इस साल 2022 में इसकी 52nd एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। ठीक है, इस बार हम 52nd मना रहे हैं और 1970 में ये फर्स्ट टाइम हमने ऑब्जर्व किया था। अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है। थोड़ी डिटेल्स देखते हैं इसकी। पद्मश्री प्रोफेसर अजय कुमार सूद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किया किसको अपॉइंट? अजय कुमार सूद को प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए फॉर 3 years। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? के विजय राघवन को। के विजय राघवन को इन्होंने सक्सीड किया है या रिप्लेस किया है इनकी रिटायरमेंट के बाद। और विजय राघवन से पहले, मतलब पहले, अब तो ये है ना, फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट जो थे आपके प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो APJ अब्दुल कलाम जी थे। उसके बाद बने थे आपके R चिदम्बरम, थर्ड पे थे विजय राघवन और फोर्थ अपॉइंटमेंट इस पोस्ट पे है अजय कुमार सूद की। ओके, तो ये पूछ लिया जा सकता है कि फर्स्ट कौन थे, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट इसमें अब APJ अब्दुल कलाम जी थे। और हेड क्वार्टर्स कहाँ है इसके? न्यू दिल्ली, दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज़ जस्ट लॉन्च्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल? किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण लॉन्च किया है? तो ये किया आपका रशिया ने। अगर आप देखेंगे ऐसे कोई भी मिसाइल्स वगैरह होती हैं, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह होते हैं, उसमें रशिया ऑलमोस्ट हमेशा ही टॉप पे होता है। तो आपको इससे याद रहेगा कि रशिया ने ये जो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, ये वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मिसाइल होगी, ये इन्होंने लॉन्च की और टेस्ट की है। अब थोड़ा इसकी डिटेल्स देखते हैं। रशिया हैज़ टेस्ट लॉन्च द न्यूक्लियर केपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल है ये, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट पे, आप दूसरे कॉन्टिनेंट तक पे इससे अटैक कर सकते हो, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है। तो इसका नाम क्या है मिसाइल का? RS-28 सरमत। RS-28 सरमत इसका नाम है। इसको सेटन 2 भी कहते हैं। ठीक है, एक इनके पास पहले भी ऐसी एक मिसाइल थी RS-28 के नाम से, जिसको सेटन कहते थे ये लोग। अब इन्होंने सेटन 2 के नाम से इस मिसाइल को लॉन्च कर दिया है, जो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, पहली वाली मिसाइल से भी ज़्यादा पावरफुल है। ये जो है मोस्ट पावरफुल मिसाइल है विद द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट्स इन द वर्ल्ड। अभी तक की लॉन्गेस्ट रेंज है इसकी, मतलब ये सबसे ज़्यादा दूर तक इसके टारगेट्स को पॉइंट आउट कर सकती है और उनको डिस्ट्रक्ट कर सकती है, ये इसकी क्षमता है। और इसका वेट अगर बात करें तो 200 टन्स से ज़्यादा है और इट कैन हिट एनी टारगेट ऑन अर्थ। ये इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये चीज़, ये एक लाइन इस पूरे मिसाइल को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना देती है कि ये जो मिसाइल है ये कोई भी टारगेट ऑन दी अर्थ को हिट कर सकती है, उसको डिस्ट्रक्ट कर सकती है। तो ये आपने बस इस मिसाइल का नाम ज़्यादा याद रखना है, RS-28 सरमत, और इसको सेटन 2 भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Who has been named as the leading cricketer in the world according to the Wisden Cricketers Almanac? Wisden Cricketers Almanac के अनुसार दुनिया में अग्रणी क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है जो रूट को लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। अब ये आपको याद रखना है, लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जो रूट को किया गया है इस बार नेम इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। ये इंग्लैंड के एक प्लेयर हैं, ठीक है, इनको किया है लीडिंग का। और अगर हम बात करें लीडिंग T20 क्रिकेटर की, तो वो मिला है पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को। ये पाकिस्तान के विकेट कीपर और बैट्समैन हैं मोहम्मद रिजवान, इनको मिला है लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड।
अगर सिर्फ लीडिंग क्रिकेटर है तो जो रूट को मिला है, और T20 वाला है तो पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को मिला है। इसी लिस्ट में हम थोड़ा और देखें तो साउथ अफ्रीका की लिजेल ली हैं जो लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बन गई हैं। लीडिंग वुमेन क्रिकेटर, अब वो सिर्फ लीडिंग क्रिकेटर है और ये लीडिंग वुमेन क्रिकेटर है, तो वो बनी है साउथ अफ्रीका की लिजेल ली। इनका भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम अगर बात करें आपके क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर की, विजडन के क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 5 इन्होंने डिक्लेयर किए हैं इस बार, जिनमें से 2 इंडियंस भी हैं। फर्स्ट हैं आपके इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा और दूसरे हैं इंडिया के पेसर बॉलर जसप्रीत बुमराह। ये दोनों इंडियंस हैं। इनका नाम भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना बाकियों का, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 नाम्स ये नेम्स हैं हमारे लिए। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है विमेन स्टार। इसमें एक ही अनाउंस की गई हैं, 5 में से सिर्फ एक ही विमेन है जो है विमेन स्टार डेन वैन नीरेक। ये आपकी साउथ अफ्रीका की एक प्लेयर हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में है ये। तो ये अकेली ऐसी लेडी हैं जो इन 5 के ग्रुप में है, ठीक है। और किसको मिला है, ये न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं डेवन कॉनवे, उनको भी अवार्ड मिला है, उनको भी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और इंग्लैंड के पेसर हैं ऑली रॉबिन्सन, उनको भी मिला है। तो ये 5 हैं, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, डेवन कॉनवे, ऑली रॉबिन्सन और डैन वैन नीरेक। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इन 5 के नाम भी, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 है, आपको ये 3 ज़्यादा याद रखने हैं, ठीक है। और विजन क्रिकेटर्स एल्मनैक जो है इसको बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं। ओके, बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं। ऐसे जो अलग से नाम दिए गए होते हैं किसी भी अवार्ड को, वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। द अंडर कंस्ट्रक्शन शिवमोगा एयरपोर्ट इन कर्नाटका हैज़ बीन गिवन अ नॉड टू बी नेम्ड आफ्टर हुम। कर्नाटका के निर्माणाधीन शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है आपकी PS येदियुरप्पा के नाम पे। ओके, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना उस एयरपोर्ट की, शिवमोगा वाला जो एयरपोर्ट है, वो 2020 से उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। और किसके अंडर हो रही है, कौन सी स्कीम के अंडर हो रही है? उड़ान स्कीम के अंडर हो रही है। जो उड़े देश का आम नागरिक वाली स्कीम है उसके अंडर हो रही है। और ये एफर्ट्स जो डाले थे इसको इस वाले एयरपोर्ट को बनाने की स्टार्ट करने के लिए, वो जो फॉर्मर CM रह चुके हैं BS येदियुरप्पा, उन्होंने ही पुट किए थे, ठीक है। कर्नाटका के CM रह चुके हैं ना ये फॉर्मर, तो इन्हीं के नाम पे इसीलिए इस वाले एयरपोर्ट को रखा गया इसका नाम, ठीक है। द एयरपोर्ट विल बी रेडी फॉर इनाग्रेशन बाय दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 तक ये तैयार हो जाएगा, ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा। और इस एक एयरपोर्ट की ना एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें ना सेकेंड लॉन्गेस्ट रनवे है। सेकेंड लॉन्गेस्ट रनवे है इस एयरपोर्ट का, जो है 3299 मीटर्स। फर्स्ट वाला किसका है लॉन्गेस्ट? अगर ये तो सेकेंड लॉन्गेस्ट है ना, अगर लॉन्गेस्ट वाले की बात करें तो वो केम्पेगौड़ा वाला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु कर्नाटका में, ये इसका रनवे सबसे ज़्यादा लंबा है जो 4000 मीटर्स लॉन्ग है। ओके, कर्नाटका के CM कौन है? बसवराज बोम्मई। गवर्नर वहाँ के थावरचंद गहलोत हैं और कैपिटल है बेंगलुरु। ओके, अगर हम बात करें उड़ान की ना, तो उड़ान को PM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी मिला था, हमने पढ़ा भी था ना, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑयल इंडिया लिमिटेड कमीशनड इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला शुद्ध हरा हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है? तो ये किया है आपका असम में। असम में ये हाइड्रोजन प्लांट जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड ऑयल एक्सप्लोरर है। इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट 99.9% प्योर। इतना प्योर ये फर्स्ट है, तो आपको इसलिए याद रखना है कि 99.9% प्योर जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो कहाँ इस्टेब्लिश होने जा रहा है? असम में। ओके, मार्किंग द कंट्रीज फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी। अब ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ ये इंडिया का पहला ऐसा सिग्निफिकेंट स्टेप हो जाएगा जो मतलब नोटिसेबल होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो प्लांट है असम में स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लांट है और 10 kg हाइड्रोजन पर डे प्रोड्यूस करने की इसकी अभी क्षमता है। ओके, 10 kg हाइड्रोजन ये पर डे कंज्यूम इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं।
और हो कहाँ रहा है ये अभी कमीशन, 3 मंथ्स के ही पीरियड में ये कमीशन हो रहा है जोरहत पंप स्टेशन इन असम में। पंप का नाम आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो आपको बस एक बार पढ़ लोगे तो याद रहेगा, जोरहत पंप स्टेशन इसका नाम है। ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी यूटिलाइज एज अ फ्यूल इन ट्रांसपोर्टेशन, पावर जनरेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। अब हम ग्रीन हाइड्रोजन की इतनी बात कर रहे हैं, जितनी भी इससे रिगार्डिंग हमारे न्यूज़ बनी हमने सारी ही कवर की ऑलमोस्ट। तो अगर हम इसके यूजेस की बात करें ना, तो इसको ट्रांसपोर्टेशन में भी एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, जैसे वो मिराई में किया है, टोयोटा मिराई में। और पावर जनरेशन के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि ये जो है अगर ये एमिट होता है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं रिलीज़ करता, ठीक है। जब इसको बर्न किया जाता है इस फ्यूल को, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं करता। तो ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा एक स्टेप है ग्रीन हाइड्रोजन का यूजेज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि और किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के CMD अगर हम देखें तो वो हैं सुशील चंद्र मिश्रा, ओके। इसमें ना आपने मुझे ये बताना है कि जैसे इंडिया तो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड है ना एक्सप्लोरर, फर्स्ट कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है जो लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड ऑयल एक्सप्लोरर है, ये आपने मुझे बताना है। Which state or UT has become India's first state to install an L-root server to provide uninterrupted internet access? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए L-root सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये आपका बना है राजस्थान, ओके। राजस्थान इस क्वेश्चन का आंसर है। पॉइंट्स देखते हैं हम इसके थोड़े से। The new facility is installed at the भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर। भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर में ये जो प्रोजेक्ट है इसको इंस्टॉल किया गया है और राजस्थान में ये सेंटर बनता है। और इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये इसको बिल्ड करने वाली है। With flawless internet connectivity, the Rajasthan government will be able to provide flagship digital services and enforce e-governance. अब अगर वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज जैसे राजस्थान में ही इंस्टॉल होने जा रहा है ना, तो अगर राजस्थान की गवर्नमेंट के पास अच्छी इंटरनेट सर्विसेज मिलती हैं, उनको प्रॉपर इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलती है, तो उससे बाकी जो पब्लिक है उसको तो फ़ायदा हो ही रहा है, बट गवर्नमेंट के लिए भी ये फ़ायदा है कि वो जो भी अपनी उनकी डिजिटल सर्विसेज उन्होंने अनाउंस की है वो प्रॉपरली वर्क करेंगी। और साथ में जो उनकी ई-गवर्नेंस है उसको भी और ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाएगा और बेहतर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ओके। It will help to increase the security and resilience of internet-based operations by strengthening the internet infrastructure. Obviously सिक्योरिटी और resilience वगैरह भी सब बढ़ेगी ना जब अच्छा ये आ जाएगा, आपका इंटरनेट बेस्ड ऑपरेशंस जो भी होंगे वो और अच्छे से हो पाएंगे जब प्रॉपर कनेक्टिविटी होगी। तो इससे जो इंटरनेट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम बात कर रहे हैं राजस्थान की डिजिटल सर्विसेज के बारे में कि वो इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा इजी हो जाएगा वहाँ की गवर्नमेंट के लिए, तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिजिटल सर्विसेज हैं जो वहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं। ई-मित्रा, जन आधार योजना, जन कल्याण योजना, जन कल्याण पोर्टल और जन सूचना पोर्टल और SSC मोबाइल फ़ोन ऐप्स वगैरह भी इन्होंने और इंट्रोड्यूस किए हैं। तो आपको जस्ट एक बार फॉर योर नॉलेज ये पता होना चाहिए कि और कौन कौन से इन्होंने कौन कौन सी वहाँ पर डिजिटल सर्विसेज स्टार्ट की हैं जो प्रमोट हो जाएंगी इस इंटरनेट कनेक्टिविटी से, ओके। राजस्थान के CM की हम बात करें, आपने पढ़ा ही है, अशोक गहलोत वहाँ के CM हैं, गवर्नर वहाँ के कलराज मिश्रा हैं। हेरिटेज सिटी अगर हम देखें, क्योंकि कोई भी ऐसा स्टेट वगैरह जो आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट बनता है या कहीं न्यूज़ में आता है तो उसके रिगार्डिंग भी स्टैटिक पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। तो स्टैटिक में इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि हेरिटेज सिटी है, जयपुर सिटी भी इधर है और क्योलादेव नेशनल पार्क भी यहीं पर ही है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्चेस फिनक्लुवेशन फॉर फिनटेक स्टार्टअप्स। फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए किस बैंक ने फिनक्लुवेशन लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने, ओके। ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स ने फिनक्लुवेशन लॉन्च किया है। थोड़ी अगर डिटेल्स देखें हम फिनक्लुवेशन के बारे में, तो ये है क्या, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है टू कोलैबोरेट विद दी फिनटेक, जो आपका फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स होते हैं उनसे कनेक्ट कर सकें, उनकी कम्युनिटी से कनेक्ट कर सकें, टू को क्रिएट एंड इनोवेट सॉल्यूशंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ताकि मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन और बेहतर की जा सके।
तो फिनक्लूवेशन एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसा जॉइंट इनिशिएटिव है जो आपके फिनटेक स्टार्टअप कम्युनिटी के साथ कोलैब करके जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होती है उसको और प्रमोट कर सके. Okay, Finclusion will be an industry's first initiative that will build a robust platform to mobilize the startup community in the development of meaningful financial products aimed at financial inclusion. मतलब बेसिकली ये मेन इसका फोकस ही फाइनेंशियल इंक्लूजन का है. तो आपको याद रखना है कि फिनटेक स्टार्टअप्स, एक ये वर्ड याद रखना है आपको, फिनटेक स्टार्टअप्स, और दूसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन. फिनक्लूवेजन का यही एक रोल है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. As one of the world's top 3 startup ecosystems, India has made tremendous advancements in the fintech field with the leading inventions such as UPI, Aadhaar and Fincluation, which will be a step in this direction. अब इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है. ठीक है, इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है. और आपने अब मुझे ये बताना है कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं. ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ये बताना है कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड की टॉप स्टार्टअप इकोसिस्टम्स हैं. और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने फाइनेंशियल इंक्लूजन या ये फाइनेंशियल फिनटेक फील्ड में, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की फील्ड में कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं. तो यूपीआई भी इंट्रोड्यूस किया है, जो आपका यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है, इंटरफेस है, वो भी इंट्रोड्यूस किया. आधार भी इंट्रोड्यूस किया और साथ में फिनक्लूवेजन भी इंट्रोड्यूस करके ये इस डायरेक्शन की तरफ एक और स्टेप उठाया है इंडिया ने. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम AAC ग्लोबल पीस एम्बेसडर. एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम AAC के रूप में किसे नामित किया गया है वैश्विक शांति राजदूत 2022 के तौर पे. तो ये किया गया है बबीता सिंह को. ठीक है, बबीता सिंह को किया गया है. ये एक इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं जो जिनको इस बार ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 अनाउंस कर दिया है. किस लिए किया गया है? क्योंकि इन्होंने पीस की प्रमोशन की है थ्रू एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर एंड डिप्लोमेसी. इन फील्ड्स में या इन फील्ड्स के थ्रू इन्होंने पीस को प्रमोट किया है, इसलिए इनको ग्लोबल पीस एम्बेसडर का अवार्ड मिला है. बेसिकली स्पोर्ट्स और कल्चर के फील्ड में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है. ओके, बस आपको याद रखना है, इनका नाम याद रखना है. बबीता सिंह ग्लोबल पीस एम्बेसडर बन गई हैं 2022 में. पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के. द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड द UNDP साइंड एन MOU फॉर लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. पंचायती राज की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने UNDP के साथ मिलकर, UNDP आपका है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उनके साथ मिलकर इन्होंने लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए एक MOU साइन किया है, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको लोकलाइज किया जा सके. अगर हम UNDP के प्रेसिडेंट देखें तो वो योका ब्रांड हैं और हेडक्वार्टर्स वहाँ के हैं न्यूयॉर्क USA में. इस्टेब्लिश कब हुआ है UNDP? 1965 में. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इंडिया विल प्रोवाइड द सेकंड $500 million फाइनेंशियल असिस्टेंस टू श्रीलंका टू बाय फ्यूल एज श्रीलंका एक फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है. देखो, इंडिया ने पहले भी $500 million वहाँ पर कंट्रीब्यूट किए थे, फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे दिए थे श्रीलंका को. अब सेकेंड टाइम $500 million उन्हें फिर से दिए हैं, ताकि और किस लिए दिए हैं ये आपको याद रखना है, टू बाय फ्यूल, ताकि श्रीलंका फ्यूल बाय कर सके अपनी सारी जितनी भी उनको यूज़ चाहिए फ्यूल का यूटिलिटीज़ के लिए. उसके लिए इंडिया ने $500 million दोबारा दिए हैं. तो ये आपको याद रखना है. अब श्रीलंका में आपको पता ही होगा सबको कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा लेवल पे चल रहा है, तो इस वजह से ये सेकंड ऐसा लोन है जो इंडिया ने श्रीलंका को दिया है. नेक्स्ट और लास्ट पॉइंटर हमारा है, नेक्स्ट पॉइंटर हमारा आज का है, धनलक्ष्मी बैंक हैज़ साइंड एन MOU विद द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के साथ और सेंट्रल बैंक ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC. इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के साथ धनलक्ष्मी ने एक MOU साइन किया है ताकि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन कर पाए. ओके, सिर्फ आपको बैंक का नाम याद रखना है और जो आपकी दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस वाली इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ इन्होंने MOU साइन किया है ताकि ये टैक्स कलेक्ट कर पाएँ प्रॉपर्ली. नेक्स्ट हमारा पॉइंटर है, इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट विवेक लाल, जो कि CEO भी हैं जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के, उनको इस बार का ग्लोबल लीडर इन डिफेंस एंड एविएशन सेक्टर का अवार्ड मिला है. और ये मिला है इनको 6th एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड्स 2022 में. इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि विवेक लाल को ये अवार्ड मिला है कौन सा, ग्लोबल लीडर इन डिफेंस एंड एविएशन सेक्टर.
किस लिए मिला है? क्योंकि इनकी डिफेंस सेक्टर में इन्होंने जितनी भी कंट्रीब्यूशन की है उसके लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है किरण पोलार्ड, जो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर हैं, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि किरण पोलार्ड ने की है रिटायरमेंट अनाउंस इंटरनेशनल क्रिकेट से, और वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं ये। ओके, तो ये आपकी आज की न्यूज़ थी। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। आपने मुझे जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर मुझे ज़रूर देने कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।